Hello, all, and welcome to this week's Current Legal Affairs. We will see what happened in courts from October 3 to October 9. Now, let's see the first case. Dharampal Satyapal Limited versus Yusuf Anis uh, Meho. I'm sorry for the pronunciation again. This is by Delhi High Court, and this was a single judge bench. Now, what happened here is Delhi High Court is a court which has given, I think, most number of judgments and orders on IPR. So one of the best judgments certainly come from Delhi High Court on this topic. Now what happened was, we all know Rajni Gandha as a pan masala. We see the ads, right? Now this Rajni Gandha is the trade mark, right? They have trademarked it. So only they can use it for their products. And what's the company? The name of the company is Dharampal Satyapal Limited, right? This is a company which owns Rajnigandha, the pan masala. Now there was this another pan masala which was available in the market by the name of Rajni Pan. So what happened was that not only was the name very similar, as you can see, it's Rajni Gandha and it's Rajni Pan, right? And this applies to almost every trademark infringement which happens, which is why it's important to understand this particular case. Now, what happens is that when you go and buy a product, okay? For example, you go and buy Lay's chips. मोस्ट लाइकली आप वहाँ जाके लेस पढ़ें उससे पहले जो उसका पूरा पैकेट है, जो उसका पूरा अपीयरेंस है, जिस फॉन्ट में वो लिखा हुआ है, जो कलर यूज़ हुआ है, जो साइज ऑफ द पैकेट है, एवरीथिंग, आप उससे ये समझते हैं कि अच्छा ये देखो लेज रखा हुआ है, इवन इफ वो कोई और सा चिप्स हो, बाद में आपको जाके पता चले ओ दिस इज नॉट लेज, दिस सम अदर चिप्स. इसको कहते हैं ट्रेड ड्रेस, कि जो आपका पूरा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम अपीयरेंस का है, वैसे ही कलर है, वही कलर कॉम्बिनेशंस यूज्ड हैं, उसी तरह से उसी फॉन्ट में लिखा हुआ है. तो ब्लू पैकेट है रजनीगंधा का, ऐसे ही रजनीपान का भी ब्लू पैकेट है. एंड कोर्ट जो है वो लिटरली पैरेलल ड्रॉ करता है अपने ऑर्डर में लाइन खींच के कि क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं. एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ रिकोगनाइज्ड कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ट्रेडमार्क का, ट्रेड ड्रेस का कि नहीं. इस केस में भी यही हुआ था कि रजनीगंधा जो कि एक स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है, उसने बोला कि इंजंक्ट करें, स्टॉप करें रजनी पान के प्रोडक्ट को फ्रॉम सेल, प्रमोशन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग. क्यों? क्योंकि रजनीगंधा का ये कहना था कि रजनी पान हम लोग का जो ट्रेडमार्क है, यानी कि रजनीगंधा का जो ट्रेडमार्क है, उसको इन्फ्रिंज कर रहा है. उसी के जैसा पैकेट है और सिमिलर नेम है, तो कोई भी कस्टमर जब जाएगा तो वो आराम से कंफ्यूज हो सकता है कि अच्छा ये रजनीगंधा है, एंड निकलेगा क्या, रजनीपान. अब रजनीगंधा का जो भी प्राइस होगा, रजनीपान का प्राइस उससे कम होगा. इससे ये होता है कि और जो क्वालिटी होती है वो भी मोस्टली जो इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी भी कम होती है. तो अब क्या होगा कि किसी इंसान ने लिया रजनीपान और खाया, ठीक. नाउ व्हाट दे विल थिंक इज कि अरे देखो द टेस्ट हैज़ चेंज्ड, या हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो उनके माउथ में, माउथ अल्सर्स हो जाएं या वट एवर, इट मे जस्ट इफेक्ट देयर हेल्थ, राइट. सो क्या होगा, इंसान क्या सोचेगा कि अरे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. अब वो ये किस प्रोडक्ट के लिए सोचेगा, रजनीगंधा के लिए. क्यों? क्योंकि उसने तो यही सोच के खाया है ना कि अच्छा ये रजनीगंधा है. Most of the people just see the packet and go on buying and consuming it. नाम बहुत बाद में देखते हैं. Also, not everybody is so literate, right? हम लोग के पास ये मतलब ये opportunity है to read and understand things. But ज़्यादातर क्या होता है कि सिर्फ cover देख के things are bought. तो इससे क्या होता है, इसको क्या कहते हैं कि आपका ट्रेडमार्क डाइल्यूट हो रहा है. दिस इज डाइल्यूशन ऑफ ट्रेडमार्क, यानी कि रजनीगंधा की जो अपनी एक जो भी स्टैंडिंग है मार्केट में, वो कम होगी, वो डाइल्यूट होगी. क्यों? बिकॉज द कस्टमर्स विल थिंक कि अरे इनका
जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, और भी तरीके होते हैं डाइल्यूशन के, बट दिस इज वन ऑफ द वेज। तो इसीलिए रजनीगंधा ने केस किया कि रजनी पान को रोका जाए फ्रॉम प्रोडक्शन, सेल एंड प्रमोशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। और क्या उन्होंने प्रे किया? परमानेंट इंजंक्शन, रिस्ट्रेनिंग इन्फ्रिंजमेंट एंड डाइल्यूशन ऑफ ट्रेडमार्क, आई हैव टोल्ड यू, ट्रेड नेम, पासिंग ऑफ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। पासिंग ऑफ क्या होता है कि बेसिकली रजनीपान इज पासिंग ऑफ एज रजनीगंधा। तो मार्केट में रजनीपान जो है वो रजनीगंधा बन के एंड इट्स बीइंग सोल्ड। Infringement of copyright, unfair competition, delivery up, reductions of accounts, damages, cost, and so many more were paid, right? अब क्या हुआ? फैक्ट्स क्या थे कि जो रजनी पान है वो आइडेंटिकल ट्रेड ड्रेस में अपने को उस ही मार्केट में सेल कर रहा था जहाँ रजनीगंधा मिल रहा है वहीं रजनी पान मिल रहा है। ठीक, तो अब इस पे कोर्ट ने क्या कहा? There is no gainsaying that the imitation, adoption, and use of the nearly identical trademark, trade name, logo, and color scheme by the defendant is with the intent to cause confusion and create an impression amongst consumers that the defendants have a direct nexus or affiliation with the plaintiffs, or have been granted a license by the plaintiffs in relation to their product and or doing business endorsed by the plaintiffs. कोर्ट ने क्या बोला कि जितना आइडेंटिकल ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, पूरी कलर स्कीम, लोगो आप यूज़ कर रहे हैं रजनी पान वाले, उससे ये समझ में आता है कि उनका इंटेंशन ही ये है कि जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी गुडविल स्टैब्लिश करते हैं मार्केट में, दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक स्टैब्लिश्ड गुडविल पे अपने फ़ायदा कर रहे हैं। तो इन्फ्रिंज्ड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? जो लोग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करते हैं उनका क्या आइडिया होता है? ये कि कंफ्यूज हो जाए कंज्यूमर और हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, राइट? ये जो कंफ्यूजन होता है अगर ये क्रिएट हो रहा है तो कहा जाता है कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल, द मेन प्रिंसिपल, द की एलिमेंट जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स में देखा जाता है। क्या कि इज इट क्रिएटिंग कंफ्यूजन अमंग्स्ट द कंज्यूमर्स? इफ इट्स अ यस, इट्स एन इन्फ्रिंजमेंट, राइट? अब तो लोगों को क्या लगेगा कि या तो इन दोनों का नेक्सस है, मे बी सेम कंपनी है जो दोनों प्रोडक्ट्स बना रही है, या फिर इन लोगों ने परमिशन दी हुई है रजनीगंधा वालों ने रजनीपान बनाने की, और जो भी है, लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। It is a settled proposition of law that if the court finds that there is imitation, no further evidence is required to establish the plaintiff's right are violated. मेन चीज क्या प्रूव करनी होती है कि इमिटेट किया गया है जो प्लेंटिफ का प्रोडक्ट है उसको, मतलब कि कॉपी किया करना है, कॉपी की कोशिश की गई है कॉपी करने की। अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि प्लेंटिफ का राइट वायलेट हुआ है। आपको ये सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई इंसान आया, वो कितना कंफ्यूज हुआ, उसने ये वाला ख़रीदा प्रोडक्ट कि वो वाला ख़रीदा प्रोडक्ट, या रजनीगंधा को ये दिखाना हो कि उसकी सेल्स में कमी आई है, क्योंकि लोग रजनीपान खरीदने लगे हैं रजनीगंधा के बजाय कंफ्यूजन में। ये सब नहीं दिखाना होगा, सिर्फ ये दिखाना होगा कि देखो इतना सिमिलर लेके आए हैं कि इमिटेट कर रहे हैं हम लोग को। This court finds that defendants have mischievously and deliberately adopted a deceptively similar mark. Deceptively similar mark यानी कि इतना similar कि deceive हो जाएगा लोग, and have only replaced Gandha with Pan, with an intention to ride upon goodwill and reputation established by the plaintiffs. तो जो रजनीगंधा की established goodwill और reputation है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। In fact, the principle of initial interest confusion is also attracted in the present case. अब ये होता क्या है initial interest confusion, which is posited on the assumption that infringement can be based upon confusion that creates initial consumer interest, even though no actual sale is finally created as a result of the confusion. यानी कि अगर कोई इंसान शॉप पे जाता है, वो इनिशियली कंफ्यूज होता है, जो कंज्यूमर है वो इनिशियली कंफ्यूज होता है कि अरे अच्छा ये वाला दे दो, उसको लगता है कि रजनीगंधा रखा हुआ है, रजनीपान रखा हुआ है,
तो ये जो कंफ्यूजन हुआ है उसको रजनीगंधा और रजनीपान में, दिस इन इट सेल्फ इज इनफ। एक्चुअली सेल हुई हो या ना हुई हो, उस इंसान ने फाइनली रजनीपान खरीदा कि उसे फिगर आउट कर लिया कि नहीं यार ये तो दूसरा है, रजनीगंधा चाहिए, जो भी हो, लेकिन वो जो इनिशियल कंफ्यूजन हुआ है, दैट इज इनफ टू स्टेट कि ये इन्फ्रिंजमेंट है। Most courts now recognize the initial interest confusion theory as a form of likelihood of confusion which can trigger a finding of infringement. तो अगर शुरू में कहीं भी confusion हो गया initially consumer को, तो वह infringement हो गया. The packaging of the impugned product has been designed in an identical color scheme, font and labels to give an overall look and feel of the plaintiff's products under Rajnigandha mark, which as a right contended by plaintiffs has been done intentionally to trade off the significant goodwill and reputation of plaintiffs in Rajnigandha marks. क्या हुआ है, एकदम आइडेंटिकल ओवरऑल लुक दिया है रजनीगंधा वाला रजनीपान ने, तो क्या होगा कि एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अच्छा ये दोनों शायद सेम प्रोडक्ट्स हैं या ये दोनों सेम कंपनी के हैं, और जो गुडविल एंड रेपुटेशन स्टैब्लिश की हुई है रजनीगंधा ने, उसकी वजह से रजनीपान विल गेन. It is obvious that there is a dishonest adoption by defendants and plaintiffs have made out a case of infringement and passing off. तो एक केस बनता है infringement का और passing off का. Given that the trademark Rajnigandha is a well-known trademark as defined under Section 21ZG of the Act and entitled to high degree of protection even in cases of dissimilar goods, the owner of the mark is required to be shielded. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? There's a concept of well-known marks. कुछ marks, जो कुछ trademarks हैं, वो अपनी फील्ड में एक बहुत ही डिस्टिंक्ट जगह बना लेते हैं. दे आर वेरी वेल नोन. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला. अगर आपको ये बताया जाए कि कोका कोला के पास ट्रेडमार्क नहीं है, डज दैट रियली मैटर एट दिस पॉइंट? इट डजंट, क्योंकि उसकी अपनी एक गुडविल रेपुटेशन बन गई है. वेल नोन ट्रेडमार्क्स में ये होता है, वेल नोन मार्क्स में, कि अब जैसे रजनीपान क्या था, वो भी पान मसाला था, रजनीगंधा भी पान मसाला है. लेट्स अज्यूम कि केस ये है कि जो रजनीपान है इट्स अ ड्रिंक, इट्स अ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, और एक बॉटल में आ रहा है रजनीपान एंड उसका जो पूरा अपीयरेंस है वो उन्होंने सिमिलर रखा है, ऐसे कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि शायद ये रजनीगंधा वालों ने ही अपनी कोई ड्रिंक शुरू की है रजनीपान के नाम से. नाउ दिस इज अ पान मसाला, दिस इज अ सॉफ्ट ड्रिंक. ये डिसिमिलर हुए ना, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो गुड्स हैं वो डिसिमिलर गुड्स हैं, लेकिन क्योंकि रजनीगंधा एक वेल नोन मार्क है, इट इज़ वाइडली नोन टू पीपल, इसीलिए इसका जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा होगा. एंड इवन अगर डिसिमिलर गुड है, यानी कि इस केस में, इस एग्जाम्पल में सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, तो भी जो रजनीगंधा है उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो एक वेल नोन मार्क है. जो वेल नोन मार्क्स होते हैं उनका जो प्रोटेक्शन उनको जो मिलता है वो हायर होता है और ट्रेडमार्क से. नाउ कम्स डॉक्टर कमलेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है. इट वॉज अ 2 जज बेंच, जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव एंड विनोद कुमार भरवानी. इसमें क्या हुआ था, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहना था कि जो मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो पहले 60 ईयर्स थी, अब 62 की जा रही है. जब उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला तो उन्होंने लिखा डॉक्टर्स ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज. ये बेसिकली इट डज नॉट अप्लाई टू आयुर्वेदा, चिकित्सा विभाग, यूनानी, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी. ठीक है, ये सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स को बेसिकली अप्लाई करता है. इस चीज़ पे केस हुआ कि भाई ये कैसा डिस्टिंक्शन है एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में, बोथ आर डॉक्टर्स, तो आप ये डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हो, इट्स आर्बिट्ररी. तो कोर्ट ने फाइनली यही हेल्ड किया कि हाँ दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और कोर्ट ने बोला कि ऑल दोज पेटिशनर्स हु हैव सो फार रिटायर्ड आफ्टर 31/3/2016, जब नोटिफिकेशन आया, शैल डीम टू हैव कंटिन्यूड इन सर्विस अप टू 62 ईयर्स. तो ये एक क्या हो गया, ये लीगल फिक्शन बनाया गया कि डीम टू हैव, माना जाएगा कि वो 62 पे रिटायर हुए. दिस विल रिक्वायर द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी to pass necessary orders treating them in service till age of
62 years in individual cases with consequential benefit of continuity of service. इस तरह से माना जाएगा कि वो 62 years तक के उन्होंने सर्विस की है और उसी हिसाब से उनको बेनिफिट्स दिए जाएं. All other consequential actions would also be required to be taken, which include refixation of pension and other benefits. तो pension और बाकी जितने benefits हैं जो 62 पर रिटायर होने वालों को मिले वही इन लोगों को भी मिलेंगे. Those who have been superannuated on attaining the age of 60 years but have not completed 62 years be reinstated in service. और जितने लोग इस तरह के हैं कि 60 से 62 के बीच में अभी उनकी एज है तो उनको वापस से सर्विस में रीइंस्टेट किया जाए. नाउ कम्स MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट वाज अ 2-judge बेंच, जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस अभय ओका. इसमें क्वेश्चन आया था सैटेलाइट मैपिंग एंड जियो फेंसिंग की, एंड वी विल सी कि क्या होता है ये. The matter has been placed before us as per our directions because the aspect of satellite mapping and geofencing is extremely important considering the unauthorized construction is a perennial problem. तो ये जो unauthorized construction होता है जगह जगह पे, इसको टैकल करने के लिए ये दो चीज़ें देखी जा रही हैं, satellite mapping and geofencing. It is necessary that the modern technologies for satellite mapping of lands and buildings to detect encroachment and unauthorized illegal constructions and geofencing of land premises for prompt monitoring and control takes place. Basically, technologically फेंस की जाती है जगह कि भाई यहाँ तक की रोड है, दिस इज़ द पब्लिक एरिया, दिस इज़ अ पार्क, दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ द पार्किंग लॉट, इस तरह से. और ये देखा जाता है, मैपिंग कर दी जाती है सैटेलाइट के थ्रू. ठीक है. अब अगर कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करेगा, अपनी लैंड के बाहर करेगा या किसी पब्लिक प्लेस पे करेगा, तो वो फौरन पकड़ लिया जाएगा. दिस इज बेसिकली हाउ जियो फेंसिंग एंड सैटेलाइट मैपिंग वर्क्स. Geofencing is widely used for various purposes, including surveillance, monitoring of selected areas or premises requiring constant vigilance and care. And it would possibly be ideally used in cases of water bodies, forests, mining areas. माइनिंग एरिया है जहाँ पे माइनिंग और अनऑथराइज्ड माइनिंग की जा रही है, फौरन पकड़ लिया जाएगा थ्रू जियो फेंसिंग, which require regular monitoring to prevent various illegalities such as encroachments, illegal mining, etc. Geofencing of premise or lands is possible only after coordinates of selected areas are available through georeference. तो पहले उस चीज़ को georeference में देना पड़ेगा. पहले it has to be stored in that cloud, let's say, and उसके बाद ही geofencing काम करेगी. So first you have to demarcate and then geofencing works. We understand that there is a Government of India funded scheme for presentation on Digital India Land Records Modernization Program dated 11/1/2016. It appears that there has been very little use effectively by states and union territories for above reasons. Basically, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा इसको लेके एक रिजर्वेशंस हैं अपने दिमाग में, इसलिए ये इतना यूज़ नहीं किया जा रहा. बट द कोर्ट इज एक्चुअली सेइंग दैट इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड. By adopting the technology and schemes of Government of India, the scope of human intervention is decreased. क्योंकि ये काम अब mechanically नहीं करना होगा ना. And consequently the monetary intervention. तो ये जो monetary interventions होते हैं इन सब चीज़ों में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. It will be a more honest work. We are of the view that aforesaid must be implemented and at the earliest, and a status report in respect of the aforesaid filed before us by concerned authorities within 4 weeks from today. ठीक है, तो आगे अभी केस चलेगा. Now comes मुनि कृष्णन एलियास कृष्णा वर्सेस स्टेट. ये क्या था? ये 3 judges बेंच. ठीक है. चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस सुधांशु धुलिया. हुआ क्या था इसमें कि देयर वर 5 पीपल. ठीक है, उनको कन्विक्ट किया था ट्रायल कोर्ट ने फॉर अंडर द चार्जेस ऑफ मर्डर. 302 रेड विद 34, सबने साथ में मिलके एक मर्डर किया था अकॉर्डिंग टू द ट्रायल कोर्ट. इसमें से 4 लोगों ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में. क्वेश्चन क्या था? इन लोग का ये कहना था कि ये जो 4 अक्यूज थे कि आपने जो पूरा केस किया है और सज़ा दी है, तो क्या ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ कर दिया है कोर्ट में कि हम ही लोग ने ये मर्डर किया है? हैज़ दैट बीन प्रूव्ड? नाउ
What did the court say? The crime indeed was ghastly, to say at least. Yet linking the crime to the present appellants is an exercise which has to be undertaken in the court of law under the established principle of law. ये बात सही है कि क्राइम बहुत बुरा हुआ है, बहुत घासली क्राइम हुआ है, somebody has been murdered, राइट? लेकिन हम लोग को किसी को भी सज़ा देने से पहले जो established principles of law हैं उनको देखना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए कोर्ट ने कहा कि दिस हैज़ नॉट बीन डन, यानी कि जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं आपको उस पर इस्टेब्लिश करना होगा दैट हु हैज़ डन द क्राइम। क्राइम बहुत ग्रेव है, इस बेसिस पे किसी को सज़ा नहीं मिल सकती, राइट? आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने ही ये क्राइम किया। इसके लिए कोर्ट ने बहुत ही फेमस केस है शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसको कोट करते हुए बोला कि वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड दैट दो द केस सुपरफिशियली व्यूड बियर्स एन अगली लुक सो एज टू प्राइमा फेसाई shock the consequence of any court. Yet, suspicion, however great it may be, cannot take place of a legal proof. अगर आपको किसी पे सस्पिशन है कि उसने कोई क्राइम किया है, ये अपने आप में लीगल प्रूफ नहीं हुआ, और किसी को सज़ा देने के लिए लीगल प्रूफ चाहिए होता है। A moral conviction, however strong or genuine, cannot amount to a legal conviction supportable in law. मॉरल कन्विक्शन हम कितना भी कर लें, लेकिन कितना ही हमें मॉरली ये लगता हो कि हाँ इसी इंसान ने ये क्राइम किया या इन लोगों ने क्राइम किया, पर इसकी वजह से किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। It must be recalled that well-established rule of criminal justice is that fouler the crime, higher the proof. यानी कि जितना ग्रेव क्राइम है उतनी ग्रेव पनिशमेंट होगी। अगर आप किसी को इतनी ग्रेव पनिशमेंट दे रहे हो, इफ़ यू आर सेंटेंसिंग समबडी टू डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो आपको जो प्रूफ है क्राइम प्रूफ करना, वो भी उसका भी थ्रेशोल्ड उतना बढ़ जाता है। In the instant case, the life and liberty of a subject was at stake. As the accused was given capital sentence, a very careful, cautious and meticulous approach was necessary to be made. ये उस केस में कहा गया कि क्योंकि भाई कैपिटल पनिशमेंट आप किसी को दे रहे हो, तो आपको और ज़्यादा थ्रेशोल्ड मीट करना होगा। यू हैव टू प्रूव इट इवन बेटर एंड विदाउट एनी डाउट कि उसी इंसान ने वो क्राइम किया है। इसी के चलते कोर्ट ने इन लोग को रिलीज़ किया फ्रॉम जेल, और इनका जो कन्विक्शन था वो टर्न हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, एंड सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। कीप अपडेटिंग yourselves, keep reading the legal news, and please do enroll in our courses. Thank you so much. Bye bye. To this week's legal affairs, we will be covering from what happened from October 10 to October. Now comes the first case. It is State of West Bengal versus Anindya Sundar Das. It was a division bench of the Supreme Court, Justice D.Y. Chandrachud and Justice Hima Kohli. Now, what has been held here is more of something which has to do with writ of quo warranto and how it can be used, and also how we have always studied that these central legislation has upper hand from the state legislation. तो यहाँ पे को वारंटो जो एक रिट है जो बहुत कम यूज़ होती है, को वारंटो के केसेस कम आते हैं, तो इसलिए ये वाला केस अच्छा है देखने के लिए कि कैसे को वारंटो यूज़ होती है, एंड ऑल्सो कि कैसे जो स्टेट लेजिस्लेशन होता है उसको हमेशा सेंट्रल लेजिस्लेशन सुपरसीड कर देता है अगर वो सेम मैटर्स पे हैं तो। नाउ लेट्स सी व्हाट द कोर्ट सेड. Even as per the UGC Act, every rule and regulation made under the said Act shall be laid before each House of Parliament. Therefore, being a subordinate legislation, UGC regulations become part of the Act. तो regulations जो है वो Act का part बन जाते हैं. In case of any conflict between the state legislation and the central legislation shall prevail by applying the rule and principle of repugnancy as enunciated in Article 254 of the Constitution of India. As the subject education is under concurrent list, that is list 3 of 7th schedule. Therefore, any appointment as a vice chancellor, contrary to the provisions of UGC regulations, can be said to be in violation of the statutory provisions warranting a writ of quo warranto. तो को वारंटो तभी होती है रिट अगर हम लोग को लगता है कि एक पब्लिक ऑफिस कोई गलत इंसान ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो
उसके अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं वो भी आते हैं. Now comes People's Union for Civil Liberties versus Union of India. Now this is a little hilarious. I'll tell you why. There was a very famous case of Shreya Singhal versus Union of India, wherein Section 66 of the IT Act of 2000 was said to be unconstitutional. Section 66 था IT Act का, जिसको कोर्ट ने श्रेया सिंघल के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था. अकेडमिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, मगर प्रैक्टिकली इस केस को बहुत टाइम से ऑलमोस्ट इग्नोर किया जा रहा है. तो जब भी कोई भी प्रोविजन, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद भी वो स्टैट्यूटरी बुक्स में रहता है, राइट. जो आपकी बेयर एक्ट है उसमें आपको फिर भी वो सेक्शन दिखेगा, वो प्रोविजन दिखेगा. एस्ट्रिक लगा के नीचे उसमें लिख दिया जाता है कि दिस हैज़ बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर मैटर. लेकिन ये जो एस्ट्रिक है ना, ये बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया गया है इन दिस मैटर. सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद भी उसके अंडर FIRs भी हो रही हैं, उसके अंडर इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, कोर्ट्स भी उसको एंटरटेन कर रहे हैं और उन पे जजमेंट्स आ रहे हैं और लोगों को सजा मिल रही है. पीपल आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड अंडर अ सेक्शन विच हैज़ बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉन्ग बैक. दिस एक्चुअली शोज़ कि कैसे हम लोग अपने लीगल अफेयर्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, इवन द पीपल हु आर इन द लीगल फील्ड, राइट. तो इसी पे कोर्ट ने बोला है, फैक्ट्स हमने जजमेंट से ही लिए हैं, लेट्स जस्ट रीड देम वंस. The information given in a tabular form shows that despite the issue regarding the validity of Section 66A of the 2000 Act having been pronounced upon by this court, number of crimes and criminal proceedings still reflect and rely upon the provisions of Section 66A of the 2000 Act, and citizens are still facing prosecution for alleged violation of Section 66A of the 2000 Act. Such criminal proceedings, in our view, are directly in the teeth of the directions of the court in Shreya Singhal case. 66A था क्या? 66A बेसिकली बहुत ही वेगली रिटन प्रोविजन था, जिसका ये कहना था कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्कोप में, जो कि किसी की भी फीलिंग्स हर्ट कर रहा है, देयर वर मैनी वेग टर्म्स, कि अगर उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वेरी वेग, कि वो इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज़ अगेंस्ट वेरी वेयर टर्म्स जो कि एक्सप्लेन भी नहीं किए गए थे कि मतलब क्या है, तो आपके ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज लगेगा. ठीक है, दिस वाज द क्रक्स ऑफ द सेक्शन. ये सेक्शन पॉलिटिकली बहुत मिसयूज़ हो रहा था. देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस जब कॉन्स्टिट्यूशनल था ये सेक्शन कि अगर किसी ने कुछ भी सोशल मीडिया पे लिख दिया अगेंस्ट एनी लीडर, तो वो उसका रिटेलिएशन 66A के थ्रू लिया जाता था. तो जस्ट बिकॉज यू हैव रिटन एनीथिंग अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया, यू वर अंडर द थ्रेट कि आपके ऊपर FIR हो जाएगी सेक्शन 66A के अंडर एंड द प्रोसीडिंग्स विल गो ऑन. इसीलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, क्योंकि वो बहुत वेग था और आप कुछ भी लिखो उसको इंटरप्रेट किया जा सकता था कि अच्छा इट्स अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या गाइडलाइंस दी कि भाई श्रेया सिंघल हो चुका है, 66 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फिर भी इस प्रोसीडिंग्स हो रही हैं. तो ये जो केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये डायरेक्शंस दिए कोर्ट ने. फर्स्ट, it needs no reiteration that Section 66A of the 2000 Act has been found by this court in Shreya Singhal to be violative of the Constitution of India, and as such, no citizen can be prosecuted for alleged violence of offence under Section 66A of 2000 Act. हमने कोई चीज़ कह दी है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप उसके अंडर केस नहीं कर सकते हैं. In all those cases where alleged violation of Section 66A has been projected and citizens are facing prosecution for such alleged violation, the reference to Section 66A
of 2000 Act from all these crimes or criminal proceedings shall stand deleted. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी केस चल रहा है जो इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के बाद भी फाइल हुआ और प्रोसिक्यूशन फेस किया जा रहा है तो वो डिलीटेड है. अब वो पहले प्रिज्यूम कर लो कि वो आपकी पूरी चार्जशीट में से सेक्शन 66A डिलीट हो गया है क्योंकि वो है ही नहीं. यू जस्ट कैन नॉट मेक अ केस अंडर इट. We direct all the directors general of police, DGPs, as well as home secretaries of the states and competent authorities in union territories to instruct the entire police force in their respective states, union territories, not to register any complaint or crime with respect to the alleged violation of section 66A of the 2000 Act. तो ये कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है डीजीपीज को, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस को, कि भाई आप अपने अपने स्टेट की पुलिस को समझा लें और यूनियन टेरिटरी की पुलिस जो है उनको समझा लें कि इसके अंदर कोई केस दर्ज ही नहीं करना है. It is clarified that these directions shall apply with respect to offence punishable under section 66A of the 2000 Act. However, if the crime in question has other facets, namely other offences are also alleged, the matter with respect to the offences other than section 66A shall be going on with the accordance of the law. तो अगर किसी के ऊपर केस है जिसमें और भी चार्जेस हैं और सेक्शन 66A का चार्ज है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा केस ही ख़त्म कर दो. सिर्फ सेक्शन 66A का जो प्रोविजन है वो हटाया जाएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. Whenever any publication, whether government, semi-government, private, about IT Act is made and Section 66A is quoted, the readers must adequately be informed about the fact that the provisions of Section 66A have already been found by the court to be violative of the Constitution of India. तो कोर्ट ने कहा है कि जब भी आप IT Act के बारे में कोई भी कहीं भी कुछ भी लिखे और उसमें वो Section 66A की बात करे तो ये इन्फॉर्म करे उसमें कि भाई अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म दैट. ठीक है, अब आता है केस मरियानो एंटो ब्रूनो वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ये अगेन डिवीजन बेंच, जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस कृष्ण मुरारी. फैक्ट्स क्या थे इसके कि बेसिकली जो इसमें एपेलेंट से जो अपील में आए थे उन लोग को इम्प्रिजनमेंट दिया गया था. किस लिए? 498A, यानी कि the wife was basically harassed by the mother-in-law, father-in-law, all the in-laws and the husband, and section 306 which is abatement to suicide. तो आप समझ ही सकते हैं क्या allegations होंगे कि जो the victim who is now dead, क्योंकि अबेट किया है उन्होंने, सुसाइड कहा जा रहा है, तो बेसिकली शी डिड सुसाइड. एंड चार्जेस क्या थे कि उनके ऊपर जो उनके इन लॉज थे और उनके हस्बैंड थे वो लोग उन पे जुल्म कर रहे थे. दैट्स द क्रक्स. नो नीड टू गो इनटू दैट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि इसमें 306 के लिए कहा क्या किया. A bare perusal of impugned judgment indicates that the High Court erred in recording the findings that there is sufficient evidence for convicting the appellants under Section 306, losing sight of the fact that there exists no evidence on record indicating that the deceased was meted out with harassment by the appellants just before her death. It is well settled that not only there has to be evidence of continuous harassment, but there should be cogent evidence to establish a positive action by the accused, which should more or less be proximate to the time of occurrence, which action can said to have led or compelled the person to commit suicide. क्या कहा जा रहा है? कोर्ट क्या कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है उसने ये कह दिया कि 498A और 306 के अंडर एपेलेंट्स को कन्विक्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इस चीज़ को करने के लिए प्रॉपर एविडेंस नहीं है. एविडेंस क्या होना चाहिए कि हैरेसमेंट जो हुआ था उनके ऊपर वो जस्ट बिफोर हर डेथ हुआ था, और हैरेसमेंट एक बार नहीं था, कंटिन्यूस हैरेसमेंट है, ये प्रूफ करना होगा. और ये प्रूफ करना होगा कि वो जो हैरेसमेंट है और जो टाइम ऑफ डेथ है उसमें कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशन है, प्रॉक्सिमेट टाइम ऑफ अकरेंस है. ये चीज़ें नहीं इस्टेब्लिश की हैं और तभी भी हाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया है.
To convict a person under Section 306 IPC, there has to be clear mens rea to commit the offence. Mens rea होना चाहिए कि आप वो offence जो है वो commit करने जा रहे हो. It also requires an active act or a direct act which leads deceased to commit suicide, finding no other option. And the act must be such reflecting intention of the accused to push the deceased into a position that he commits suicide. तो ये बताना होता है कि ऐसा इस इंटेंशन से परेशान किया गया, एक्ट्स किए गए कंटिन्यूसली कि वो जो इंसान है, जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है, उसको इतना परेशान किया गया इस इंटेंशन से कि वो सुसाइड कर ले. The prosecution has to establish beyond reasonable doubt that the deceased committed suicide and appellant number 1 abated the commission of the suicide of the deceased. In the present case, both elements are absent. तो आप beyond reasonable doubt ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि पहली बात सुसाइड किया है जो डिसीज्ड है उसने, और दूसरी बात जो appellant है उसने उसको मदद की, अबेट किया है उस सुसाइड में. This court has time and again reiterated that before convicting any accused under Section 306, the court must scrupulously examine the facts and circumstances of the case and also assess the evidence adduced before it in order to find out whether cruelty and harassment meted out the victim had left the victim with no other alternative but to put an end to her life. तो ये बताना होगा कि इतना क्रूअल्टी और हैरेसमेंट था कि उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं एक्सेप्ट टू सुसाइड. It is also to be borne in mind that in cases of alleged abatement of suicide, there must be proof of direct and indirect acts of incitement of the commission of suicide. Merely on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused which led or compelled the person to commit suicide, conviction in terms of 306 is not sustainable. तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई एक एक्शन था, सुसाइड के आसपास का ही एक्शन था जो सुसाइड से कनेक्ट हो रहा हो, कनेक्शन हो सुसाइड और उस हैरेसमेंट का. ये आपको प्रूव करना है, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. क्यों? क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही थ्रेशोल्ड है. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसी इंटेंशन से उसको परेशान किया गया, उस परेशानी की वजह से उस इंसान ने सुसाइड की क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, जब तक ये सब नहीं प्रूव हो जाता तब तक 306 आईपीसी में इंसान को आप नहीं कन्विक्ट कर सकते. सो दिस इज वेयर बेसिकली द कोर्ट हैज़ अगेन गिवन अ लिटिल स्ट्रिंजेंट जजमेंट कि बहुत आसानी से सिर्फ क्योंकि एलिगेशन है कि हैरेस कर रहे थे और सुसाइड कर लिया तो किसी को आप जेल नहीं कर सकते हो. You have to prove to the same threshold of beyond reasonable doubt. Now comes the very talked about case, Eshad Shifa versus State of Karnataka. Bench, division bench थी जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस सुधांशु धुलिया. अब केस था क्या? I think we all know, but still I'll just tell it in a crux. इसमें ये हुआ था कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें ये लिखा था कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हिजाब नहीं पहन के जा सकते हैं. एनी रिलीजियस ड्रेसिंग विल नॉट बी एडमिटेड. इस बात पे केस हुआ हाई कोर्ट में. क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि भाई अगर somebody is wearing हिजाब तो फिर दिस इज़ नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम. और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आर्टिकल 14 एंड एवरीथिंग, ऑल द राइट टू रिलीजन एट्सेट्रा, उन सब के उसमें उसको चैलेंज किया गया उस नोटिफिकेशन को. हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल सही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस नोटिफिकेशन. और जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है इट इज़ नथिंग रॉन्ग. इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आया गया. सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी वो 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस धुलिया. जस्टिस हेमंत गुप्ता का ये कहना है कि ये नोटिफिकेशन सही है. ड्यू टू व्हाट रीजंस अभी हम लोग देखेंगे. ही हैज़ स्टेटेड द रीजंस. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है जो नोटिफिकेशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल है वो. जस्टिस धुलिया ने बोला कि नहीं,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एंड देयर इज़ रॉन्ग विद द नोटिफिकेशन. अगेन वी विल सी उन्होंने क्या अपने रीजंस दिया. बट द पॉइंट इज व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ये स्प्लिट डिसीजन है. एक जज ने एक चीज़ बोली है, दूसरे जज ने कम्प्लीटली ऑपोजिट चीज़ बोली है. दोनों ने ये नहीं बताया है कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है. नोबडी हैज़ गिवन एनी फाइनल कंक्लूसिव जजमेंट ऑन दैट. होगा ये अब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ऐसे केसेस में हमेशा ये होता है स्प्लिट डिसीजंस में कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास जाता है कि अब आप बताइए कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक लार्जर बेंच को इशू जाएगा. और लार्जर बेंच वो होगी जो ऑड नंबर्स में होगी, जिससे अगेन देयर इज़ नॉट अ स्प्लिट डिसीजन, राइट. कुछ भी होगा, 3:2 होगा या 4:1 होगा, बट एटलीस्ट ऑड नंबर्स में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो नाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि ये केस 3 जजेस बेंच के सामने लगे या 5 जजेस बेंच के सामने लगे. अगर ये दिखता है कि ये जो डिसीजन है, फॉर एग्जांपल इस केस में नहीं है, लेकिन अगर मान लें कि कोई केस है जिसमें हिजाब के बारे में लेट्स प्रिज्यूम कि कोई भी जजमेंट दिया गया है, ठीक है, उस पर डिसाइड किया गया है कुछ भी, एंड वो जो केस है उसमें 5 जजेस बेंच बैठी थी. अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आइडियली 5 से ज़्यादा जजेस बैठाई जाती है, 7 जजेस बैठाई जाती है ऐसे में, जिससे कि अगर ओवर रूल होना होगा तो जो ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस होंगे वही बेंच कम नंबर ऑफ जजेस बेंच को ओवर रूल कर सकती है. तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ टेकन इन ड्यू कोर्स. मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो 3 जजेस बेंच होगी या 5 जजेस बेंच होगी, depending upon what the Chief Justice of India decides. Now let's see what Justice Gupta gave, reasons कि हिजाब बैन होना चाहिए in the schools and educational institutions, and उनको क्या reasons दिए उन्होंने इस चीज़ के. So he said, secularism is applicable to all citizens, therefore permitting one religious community to wear their religious symbols would be antithesis to secularism. Thus, the government order cannot be said to be against the ethic of secularism or to the objective of Karnataka Education Act 1983. तो उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म में हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई एक्स्ट्रा परमिशन नहीं दे सकते हैं कि वो अपने रिलीजियस सिंबल पहने. रिलीजियस सिंबल वो यहाँ पे हिजाब को कह रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑर्डर सही है. The practice of wearing of hijab may be a religious practice or an essential religious practice, or it may be social conduct for women in Islamic faith. The interpretations by the believers of the faith about wearing headscarf is the belief or faith of an individual. The religious belief cannot be carried to a secular school maintained out of state funds. It is open to the students to carry their faith in school, which permits them to wear hijab or any other mark, maybe tilak, which can be identified to a person holding a particular religious belief, but the state is within its jurisdiction to direct that the apparent symbols of religious beliefs cannot be carried to school maintained by the state from the state fund. तो यहाँ पे जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं कि हिजाब एक हो सकता है रिलीजियस प्रैक्टिस हो, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो या ना हो, कुछ भी हो, या हो सकता है सिर्फ एक सोशल कंडक्ट है, हाउ विमेन ऑफ इस्लाम कंडक्ट देमसेल्व्स. बात यह है कि वो उनका बिलीफ है, वो उनका फेथ है. यू कीप योर बिलीव्स एट प्लेसेस जहाँ पे आपको अलाउ किया जा रहा है टू रिप्रेजेंट देम. अगर स्टेट ये कह रही है कि जो स्कूल हमारा है, जो स्कूल हमारे फंड से चल रहा है, उसमें आप कोई भी रिलीजियस कवरिंग करके नहीं आ सकते हो. अगर स्टेट ये कहना चाह रहा है तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि स्टेट इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट विद इन इट्स पावर, क्योंकि वो जो स्कूल्स हैं वो स्टेट के पैसों से चल रहे हैं, तो स्टेट डिसाइड कर सकता है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं. ये ना सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है जो कि बताया गया, और ना ही ये किसी एक्ट के अगेंस्ट है. क्यों? क्योंकि जो फेथ है वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, और आप वो इंडिविजुअल चॉइस उस जगह पे दिखा सकते हो जहाँ पे आपको मना नहीं किया जा रहा है. रिलीजन विच इज़ अ प्राइवेट अफेयर हैज़ नो मीनिंग इन अ सेक्युलर स्कूल रन बाय द स्टेट. उन्होंने कहा कि भाई रिलीजन एक प्राइवेट मसला है और आप एक सेक्युलर स्कूल में अपना ये प्राइवेट अफेयर लाके नहीं पोर्ट्रे कर सकते.
Once the uniform is prescribed, all citizens are bound to follow the uniform so prescribed. The uniform is to assimilate the students without any distinction of rich or poor, irrespective of caste, creed, or faith, and for the harmonious development of the mental and physical facilities of the students, faculties of the students, and to cultivate a secular outlook. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म इसीलिए होता है जिससे सब हार्मोनियसली रहें, कोई किसी में फ़र्क ही ना पता चले, कौन किस कास्ट का है, क्रीड का है, फेथ का है, कौन रिच है, कौन पुअर है, कुछ पता ही ना चले. एवरीबडी इज़ यूनिफॉर्म, सब एक से हैं. Therefore, the students can wear it everywhere except in schools. इसलिए वो हर जगह पहन सकते हैं, स्कूल में नहीं पहन सकते. The wearing of anything other than uniform is not expected in school run by the state as a secular institution. तो जो स्टेट नहीं अलाउ कर रही है कि भाई हमारा सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, आप कुछ भी अपना फेथ ना पोर्ट्रे करिए, ये ये उनका वो है, राइट है. द स्टूडेंट्स आर एट, और स्टूडेंट्स कहीं और पहन सकते हैं, सिर्फ स्कूल में नहीं पहना है. The students are at a liberty to carry their religious symbols outside the schools, but in pre-university college, the students should look alike, feel alike, think alike, and study together in a cohesive, cordial atmosphere. That is the objective behind a uniform, so as to bring about uniformity in appearances. तो कोर्ट ने क्या कहा कि जस्टिस गुप्ता ने क्या कहा कि भाई सबको एक जैसा दिखें, सब एक जैसा फील करें, सब एक जैसा सोचें, ये ज़रूरी है, इसीलिए कोई भी किसी में डिफरेंस दिखना ही नहीं चाहिए. सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स. नाउ दिस इज one kind of secularism that Justice Gupta is talking about. So it is very important for each of us to actually go and see how many different meanings the word secularism has. Then we will understand his judgment better. Because ये भी एक form of secularism माना जाता है जहाँ state अपने को religion से एकदम अलग कर देता है और कहीं पे भी आप अपने religious beliefs दिखा ही नहीं सकते हो. This is also the kind of secularism which was followed back in Turkey initially. अब change हो रहा है ये, लेकिन यही वो secularism है जो टर्की में भी exist करता था पहले. Now the meaning of secularism has changed a bit in Turkey and it's more like कि आप अपने religious beliefs दिखा सकते हो, सबको अपना अपना choice है करने का. बट पहले यही था कि बिल्कुल भी आप किसी भी state की जगहों पे आप अपना कोई भी religious symbol, religious practice दिखा ही नहीं सकते हो. So this is one form. Now comes Justice Dhulia. Now let's see what he has said. What can be clearly distinguished here is that while dealing with the concept of essential religious practices or whether a particular practice can be termed as ERP, this court was dealing with the questions related to both Article 25 and Article 26 of the Constitution. These were the cases where either concerned with the management of the activity related to a religious shrine or institution, or where the state had some kind of resistance or challenge by the citizens who claimed both under Article 25 and 26 of the Constitution of India. जस्टिस धुलिया ने, क्योंकि जस्टिस धुलिया का बेसिक वो क्या है कि हिजाब आप पहन सकते हो इन द रिलीजियस इन द इंस्टीट्यूशंस, इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एंड वो जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का वो गलत है, राइट. तो ही सेइंग कि एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है ये उन केसेस में डिसाइड किया जाता है जहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया जाता है मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफ एनी रिलीजियस श्राइन, कोई इंस्टीट्यूशन, या कहीं पे स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है 25 और 26 के अंडर कि भाई एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर्स की जब बात हुई थी तो ये था कि हाँ एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है. द चर्च ऑफ गॉस्पल केस, उसमें ये बात हुई थी कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है. These were also the cases where a community sect or religious denomination of a religion was against the state action. यहाँ पे state action के against कोई चीज़ हो रही थी, उन cases में EPR decide किया जाता है. This, however, is not present in the case before this court. We have before us a case of assertion of individual right as different from what would be a community right. तो जस्टिस धुलिया ने बोला है कि हिजाब का जो राइट है इट्स एन इंडिविजुअल राइट, कम्युनिटी की बात ही नहीं है. हम एसेंशियल प्रैक्टिसेस के जजमेंट तब देते हैं जब किसी कम्युनिटी की बात हो रही होती है एज अ होल. यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे हैं.
We are concerned only with Article 25 Clause 1 and not with Article 25 Clause 2 or Article 26 of the Constitution, where Clause 1 of Article 25 deals with individual right. 25(1) बेसिकली ये कहता है कि आपके पास राइट है कि आप अपना रिलीजन कैसे फॉलो करते हो. इंडिविजुअली हर किसी को राइट दिया गया है. 25 क्लॉज 2 एंड 26 जो हैं वो कम्युनिटी बेस्ड राइट है कि कम्युनिटी अपने को कैसे संभाले, कैसे वो अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को, अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे डील करे, वो दिया हुआ है. 25 क्लॉज 1 is an individual right. In that sense, what has been decided by this court earlier as ERP would not be of much help to us. तो इसीलिए हमको ये नहीं देखना है कि ERP है हिजाब की नहीं है. Apart from the fact that ERP was not essential to the determination of the dispute, which we have already said above, there is another aspect which is even more important, which would explain as to why the courts should be slow in matters of determining as to what is ERP. तो जस्टिस धुलिया ने कहा कि एक तो ये रीज़न हुआ कि भाई हम इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी राइट की बात नहीं कर रहे, इसलिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ये देखना कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हिजाब की नहीं है. बट देयर इज़ अनदर रीज़न. जस्टिस धुलिया सिंह कि एक और रीज़न है कि हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि ये ERP है कि नहीं है. दैट इज़, in my humble opinion, courts are not forums to solve theological questions. Courts are not well equipped to do that for various reasons, but most importantly because there will always be more than one viewpoint on a particular religious matter, and therefore nothing gives the authority to the court to pick one over the other. क्या कहा जस्टिस धुलिया ने? जस्टिस धुलिया ने कहा कि कोर्ट्स जो हैं वो थियोलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, रिलीजियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं है. रिलीजन के मैटर में एक मैटर पे हमेशा एक से ज़्यादा ओपिनियन होगी, और कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कहें कि अच्छा इस रिलीजन का ये वाला जो ओपिनियन है ये इस ओपिनियन के ऊपर आता है. कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी टू डू दैट. द कोर्ट्स हाउएवर मस्ट इंटरफेयर विद द बाउंड्रीज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर ब्रोकन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई काम हो रहा है, हाँ तो बोलें, or where unjustified restrictions are imposed. One of the best sights in India today is of a girl child leaving for her school in the morning with her school bag on her back. She is our hope, our future. But it is also a fact that it is much more difficult for a girl child to get education as compared to her brother. What he does in this judgment is he is very sensitive towards girl education. Justice Dhulia के पूरे judgment में he has kept the fact that girls should be educated above every other matter. उन्होंने गर्ल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा एम्फोसिस किया है पूरे जजमेंट पर. वो ये कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी साइड ये है कि जब कोई गर्ल चाइल्ड स्कूल जा रही होती है, लेकिन ये भी सच है कि लड़कियों को एजुकेशन मुश्किल से मिलती है एज कम्पेयर टू देयर ब्रदर. In villages and semi-urban areas in India, it is the commonplace for girl child to help her mother in daily chores of cleaning and washing before she can grab her school bag. The hurdles and hardships a girl child undergoes in gaining education are many more times than a male child. This case, therefore, has also been seen in perspective of the challenge already faced by a girl child in reaching her school. The question this court would therefore put before itself is also whether we are making the life of the girl child any better by denying her education merely because she wears a hijab. Now what Justice Dhulia is saying, वैसे ही लड़कियों की एजुकेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल से होती है, वैसे ही विलेजेस में ये माना जाता है एंड इवन सिटीज़ में ये माना जाता है कि शी हैज़ टू डू द डेली घर का काम. पहले वो घर का काम करे, उसके बाद वो स्कूल बैग उठा के स्कूल जाए अगर उसको परमिशन हो तो. इसके ऊपर से आप एक और उसके ऊपर प्रॉब्लम लगा रहे हो, एक और उसको चैलेंज दे रहे हो कि अब तुम्हें बिना हिजाब पहने जाना है, इस चीज़ के लिए भी घर पे लड़ो. सो व्हाट कोर्ट इज सेइंग इज कि हम लोग उसको एजुकेशन डिनाई कर रहे हैं, सिर्फ हिजाब डिनाई नहीं हो रहा है, एजुकेशन डिनाई हो रही है. All the petitioners want to wear hijab. Is it too much to ask in a democracy? How is it against the public order, morality or health? अगर कोई हिजाब पहनना चाह रहा है तो ये डेमोक्रेसी में अगेंस्ट कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ पीपल. अगर वो एक पर्टिकुलर कपड़ा और बांधना चाह रही हैं अपने सर पे, तो ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ के अगेंस्ट कैसे हो गया?
or even decency or against any other provision of Part 3 of the Constitution. ना इक्वालिटी डिनाई हो रही है, ना फ्रीडम डिनाई हो रहा है, ना रिलीजन डिनाई हो रहा है, ना किसी को कोर्ट आने से रोका जा रहा है. तो ये कैसे अगेंस्ट हो रहा है? These questions have not been sufficiently answered in the Karnataka High Court judgment. The state has not given any plausible reason either in the government order or in the counter affidavit before the High Court. इस बात का रिप्लाई कोर्ट ने नहीं दिया है कि ये कैसे पार्ट 3 के अगेंस्ट है. हम किसी को कह रहे हैं कि नहीं, यू वांट टू वेयर अ हिजाब, वी विल नॉट लेट यू वेयर इट. बट रीज़न क्या है? क्या वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, क्या वो मोरालिटी के अगेंस्ट है, डिसेंसी हेल्थ के अगेंस्ट है, या पार्ट 3 के किसी भी पार्ट के अगेंस्ट है? और ये बात गवर्नमेंट ऑर्डर में भी नहीं लिखी हुई है इसका रीज़न, ना ही हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने बताया है. It does not appeal to my logic or reason as to how a girl child who is wearing a hijab in a classroom is a public order problem or even a law and order problem. To the contrary, reasonable accommodation in this case would be a sign of mature society which has learned to live and adjust with its differences. यहाँ पे जस्टिस धुलिया एक तरह से काउंटर कर रहे हैं जस्टिस गुप्ता की बात को, जहाँ जस्टिस गुप्ता ने कहा था सब यूनिफॉर्म रहें, सब सेम सोचें, सब सेम दिखें, सब सेम बोलें. उसको हट के जस्टिस धुलिया कह रहे हैं कि what he is talking about is a more inclusive environment in a school. वो ये कह रहे हैं कि स्कूल में ये सिखाओ कि कैसे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग फेथ, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस के लोग एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं और सोसाइटी बनाते हैं. दैट विल मेक अ मेच्योर सोसाइटी जो डिफरेंसेस में भी एक दूसरे के साथ रहती है, सबको एक नहीं कर देती है. We live in a democracy and under the rule of law, and the laws which govern us must pass the muster of the Constitution of India. Among many facets of our Constitution, one is trust. The Constitution is also a document of trust. It is a trust the minorities have reposed upon the majority. तो जस्टिस धुलिया ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है ट्रस्ट का, एक भरोसा है जो कि माइनॉरिटीज़ ने मेजॉरिटीज़ पे दिखाया है. Under our constitutional scheme, wearing a hijab should be simply a matter of choice. It may or may not be a matter of essential religious practice, but it is still a matter of choice, conscience, belief and expression. तो जस्टिस धुलिया ये कह रहे हैं कि हम इसको कहें कि essential religious practice है या हम कहें कि essential religious practice नहीं है. It doesn't matter. Just because आप कह रहे हो कि कोई चीज़ essential religious practice नहीं है, इसका क्या ये मतलब है दैट द गर्ल डजंट हैव चॉइस एनी मोर? अब अगर उसे हिजाब पहनना भी है तो वो नहीं पहनेगी. अब कल को तो आप इस तरह से इन्हीं सारे रीजंस को उल्टा कर दो और कहो कि अब सबको हिजाब पहनना होगा और कह दिया जाए कि नहीं नहीं अब तो सबको हिजाब पहना है. जैसे वो गलत है वैसे ही ये भी गलत है. यू हैव टू लेट द पर्सन मेक अ चॉइस डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है. इट डजंट मैटर. If she wants to wear hijab, even inside her classroom, she cannot be stopped if it is worn as a matter of a choice. As it may be, the only way of her conservative family will permit her to go to school. And in those cases, her hijab is ticket to education. कोर्ट क्या कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहाँ पे अगर वो हिजाब की परमिशन नहीं दे रहे हैं तो वो उसको पढ़ाई भी नहीं करने देंगे. फिर वो कहेंगे ठीक है बेटा हिजाब नहीं अलाउड है, तुम नहीं जा सकती हो पढ़ने. हो क्या रहा है? उसकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही है. तो हिजाब इज़ अ टिकट टू है एजुकेशन. उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हिजाब करके पढ़ना मिल रहा है. एज लॉन्ग एज शी कैन गेट दी एजुकेशन शी हैज़ नो प्रॉब्लम वेयरिंग हिजाब. सो व्हाट्स द इशू? वो उसका टिकट है टू एजुकेशन, आप उसकी एजुकेशन भी ले रहे हो. द क्वेश्चन दिस कोर्ट वुड पुट बिफोर इटसेल्फ इज ऑल्सो वेदर वी आर मेकिंग द लाइफ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एनी बेटर बाय डिनाइंग हर एजुकेशन मेरली बिकॉज शी इज़ वेयरिंग हिजाब. गर्ल चाइल्ड इंडिया में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स में है, ऑलरेडी उसका स्कूल जाना बहुत मुश्किल है. आप एक और चीज़ बोल दो कि अब तुम हिजाब पहनी हो तो भी नहीं आ सकती हो. डज इट मेक हर लाइफ एनी बेटर? क्या उसकी ज़िंदगी कुछ आसान हो रही है आपके ये हिजाब डिनाई करने से? बाय आस्किंग द गर्ल्स टू टेक ऑफ देयर हिजाब बिफोर दे एंटर द स्कूल गेट्स इज़ फर्स्ट एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी. पहली बात तो ये उनकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है. हमारी मर्जी, हम कुछ भी करना चाहें, आप हमें मना कर रहे हो, इट्स अगेंस्ट माई प्राइवेसी. Then it is an attack on their dignity because there are many people, in fact most of the people जो लोग हिजाब करते हैं, it's like a habit and they feel protected in it. आप ये नहीं कह सकते ना हिजाब उतार के तब आओ, ये उनकी dignity के against है. And then ultimately it is a denial of a secular education.
These are clearly violative of Article 19(1)(a), Article 21, 25 Clause 1 of the Constitution of India. तो ये एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, लिबर्टी के अगेंस्ट है, 25(1) के अगेंस्ट है, जहाँ पे हम अपना रिलीजन कैसे फॉलो करना चाहते हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उसको कैसे कॉन्शियसली फॉलो करना चाहते हैं, हमारी चॉइस है, ये उसके अगेंस्ट है. So that's all. It's a good judgment. Also, it's a very good judgment because in judgments where there's a split decision, and these are two very strong split decisions, both the judges have given their reasons out. Read both of them so that you can decide for your own by knowing both the sides very well. So yeah, this is one judgment. I'd say read it. It's not very long. Even I was under the impression it will come really long, but it's just 81 pages. As law students we all know कि 81 pages कुछ ज़्यादा नहीं होता. केशव नंदा भारती देख लें, 81 pages बहुत कम लगेंगे. So please go through it. Try to. It's a good one. It will also make you understand this decision on whole, क्योंकि अभी ये एक लार्जर बेंच के पास जाएगा, ये इशू ख़त्म नहीं हुआ है. तो इफ़ यू रीड दिस जजमेंट तो फिर जो लार्जर बेंच का डिसीजन होगा उसमें मज़ा आएगा एंड वो ज़्यादा समझ में आएगा. So that's all for this week. Thank you so much. See you next week. Bye bye.